नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन गई। 10 वर्षों बाद चुनाव हुआ और उमर अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि इस बार जो सरकार बनी है वो सरकार और पहले की सरकार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पहले पूर्ण राज्य की सरकार थी और अब दिल्ली से भी कई मामलों में थोड़ी 19 वाली स्थिति की सरकार है। जैसी प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली में है, तो जम्मू कश्मीर में भी सर्वोच्च शक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही पास है। राज्य की सरकार विधानसभा में कोई विधेयक तब तक पेश नहीं कर सकती जब तक कि उसके लिए उपराज्यपाल से पहले अनुमति नहीं ले ले। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको। ट्रांसफर, पोस्टिंग सब वहां से अनुमति लेनी होगी राजभवन से। तो खैर, लेकिन ना शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, ये तीसरी पीढ़ी जो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से बैठी। लेकिन आज हम चर्चा इसलिए नहीं करें कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए। चर्चा ये कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने ही एक ट्रैप में फंस जाएंगे। आपको पता है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे चुनाव का एक सबसे बड़ा एजेंडा रखा कि हमको वोट दीजिए, हम धारा 370 को वापस लाएंगे, फिर से जिंदा करेंगे। जिस धारा 370 को भारत की संसद ने हटा दिया, उसको हम फिर से ले आएंगे। अब चुनाव के प्रचार में ये तो बताने की जरूरत होती नहीं कि आप कैसे ले आओगे, आपके पास तो वो शक्तियां ही नहीं। लेकिन खैर, कश्मीर ने, घाटी ने उनके इस वचन पर, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पिता पुत्र के इस वचन पर रीझ कर खूब वोट दिया। जम्मू ने नहीं दिया। जम्मू भारतीय जनता पार्टी के साथ चला, लेकिन घाटी अब्दुल्ला परिवार के साथ चली। घाटी के लोगों को लगा कि क्या पता ये 370 फिर बहाल कर दे। उसी प्रचार के दौरान वहां अमित शाह जी जितनी बार गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि दुनिया की कोई भी ताकत 370 को फिर से बहाल नहीं कर सकती, इसलिए ये सपना देखना बंद करना चाहिए। लेकिन फिर भी घाटी के लिए बहुत लुभावना मुद्दा था, विषय था। तो अब्दुल्ला परिवार के कहे पर रीझ गई घाटी और उनके माथे पर तिलक लगा दिया विजय का। सरकार बन गई। अब मसला आया कि भाई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की युति थी, का गठबंधन था चुनाव में। कांग्रेस के 6 एमएलए जीते भी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में जाने से इनकार कर दिया। क्यों? महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। कांग्रेस के ही कुछ सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहां सरकार में साझेदारी करके कांग्रेस धारा 370 के चक्रव्यूह में खुद को फंसाना नहीं चाहती थी कि भाजपा उस मसले को उठाएगी, भाजपा पूछेगी कि कांग्रेस जवाब दे। उमर अब्दुल्ला का वचन ये है, उनका घोषणा पत्र ये कहता है। कांग्रेस क्या कहे? तो कांग्रेस ने कहा कि अभी तब तक फिलहाल बाहर रहो, अंदर न जाओ। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में टकराव है या उमर अब्दुल्ला ने भाव नहीं दिया, इस तरह की जो अटकलें हैं, इनमें बहुत तत्व नहीं। मूल बात यही है कि कांग्रेस ने खुद बाहर रहने का फैसला किया फिलहाल। इसका मतलब कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि धारा 370 की बहाली की घोषणा का वादा देश भर में एक विपरीत प्रतिक्रिया पैदा करेगा, जो राजनीतिक तौर पर नुकसान देगी प्रतिक्रिया। इसलिए उसने अपने को अलग रखा। अब इंजीनियर रशीद जैसे लोग या मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती, जो अब पीडीपी की चेयरपर्सन है, वो, ये सब लोग और
उमर अब्दुल्ला के लिए संकट पैदा कर रहे हैं ये कहे के कि अब जिस बात को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई है उस बात को उसको पूरा करना चाहिए। यानी अब ये अगर उमर अब्दुल्ला चाहे भी कि मसला ठंडे बस्ते में चला जाए तो इंजीनियर रशीद जैसे लोग और पीडीपी जैसी पार्टियां उसको ठंडे बस्ते में जाने नहीं देंगी। 370 का मुद्दा वो हमेशा अब्दुल्ला परिवार के सामने खड़ा रखेंगी कि आपने कहा था करो, आपने कहा था करो। उमर अब्दुल्ला चुनाव जिस दिन परिणाम आए हैं उसी दिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था उमर अब्दुल्ला ने कि हम केंद्र के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत सम्मानित हैं, हम उनके साथ कॉर्डियल रिलेशन रखेंगे, विकास की बात करेंगे। उनसे पूछा गया 370 की बहाली, बोले अभी इस बात को किनारे करिए। तो क्या मैंने जो शुरुआत में कहा था कि उमर अब्दुल्ला एक चक्रव्यूह में खुद फंस गए अपने बनाए चक्रव्यूह में। अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार 370 पर कुछ नहीं करेगी, कर भी नहीं सकती, ये भी ठीक है, और करना भी नहीं चाहेगी अभी, तो फिर जो घाटी में समर्थन मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उस समर्थक वर्ग के भीतर बेचैनी पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो समर्थन मूल रूप से मुख्यतः इसी बात पर मिला है कि आपने कहा कि हम 370 बहाल कर देंगे। ये वैसी बात है कि कोई पार्टी चुनाव में जाके कह दे कि हम सरकार में आएंगे तो सबको 10,000 रुपया महीना मुफ्त में देंगे, और फिर उसके बाद वो सरकार में आ जाए गलती से, तो वो मुद्दा उसके गले में अटक जाएगा, लटक जाएगा, फंस जाएगा, फिर वो मुद्दा निकाले नहीं निकलेगा, क्योंकि सारी जनता ने आपको वोट ही उसलिए दिया। वैसे ही 370 इतना भावनात्मक मुद्दा था घाटी के लिए कि उस भावना को भुना लिया अब्दुल्ला परिवार ने सियासी तौर पर। जीत हासिल हो गई, बड़ी जीत हासिल हो गई, उन्हीं के भरोसे कांग्रेस भी 6 सीट पा गई। हालांकि जम्मू में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही। वहां जितनी जम्मू कश्मीर में जो हिंदू बहुल वाली सीटें हैं उनमें केवल कांग्रेस को 2 सीट मिली, आप सोचिए। और जम्मू ने, या यूं कहिए हिंदू बहुलता वाली सीटों पर भाजपा को वोट पिछले चुनाव से ज्यादा मिला, इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इस चुनाव में अपने अब तक के सारे प्रदर्शनों से ज्यादा बड़ा रहा। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी भी गाहे बगाहे अब्दुल्ला परिवार को इस बात की चुनौती देती ही रहेगी कि अब आप सरकार में है, हिम्मत है तो 370 को बहाल करके दिखाइए। ये चुनौती भाजपा देगी और पीडीपी और इंजीनियर रशीद जैसे लोग कटघरे में खड़ा करेंगे उमर अब्दुल्ला को, चीफ मिनिस्टर साहब को, ये पूछ कर के धारा 370 कब और कैसे बहाल करेंगे आप। तो कुल मिला के मामला फंस गया यहां पर। कश्मीर वैसे भी बहुत संवेदनशील राज्य है, और वहां जिस ढंग की सरकार अभी है, जो बनी है इस बार, उसके पास निर्णय लेने की वैसी स्वतंत्रता कहीं से कहीं तक नहीं है जैसी किसी पूर्ण राज्य की सरकार के पास होता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, दिल्ली से भी थोड़ी कमतर अधिकार वाली सरकार। दिल्ली में एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में रोज संघर्ष होता है। अब आप वहां की कल्पना करिए जहां दिल्ली से भी कम अधिकार हैं नई सरकार के पास। हर फाइल के लिए पर स्वीकृति के लिए उमर अब्दुल्ला को राजभवन की ओर देखना होगा। व्यवहारिक तौर पर राजभवन ही मुख्य शक्तियों वाला शासक है जम्मू कश्मीर में इस वक्त। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी की जो स्थिति है वो ये है, और वादा इतना बड़ा आप करके आए हो कि हम 370 को बहाल कर देंगे, जबकि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए था अब्दुल्ला परिवार को भी कि आप चाह कर भी 370 कैसे बहाल कर देंगे। अच्छा, मान लीजिए हम कह रहे पूर्ण राज्य वाली सरकार भी होती तो भी
कोई राज्य सरकार 370 कैसे बहाल कर देगी? नहीं ना, उसके लिए संसद चाहिए, और संसद में उमर अब्दुल्ला का तो बहुमत है नहीं, ना उनके गठबंधन का बहुमत है, और ना उनके गठबंधन के सारे दल इसके पक्ष में खड़े हो सकते। कांग्रेस ने कश्मीर में अपने को पूर्ण राज्य की बहाली तक सीमित रखा, 370 की बहाली की ओर नहीं देखा कांग्रेस ने भी, क्योंकि कांग्रेस जानती थी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। राष्ट्रीय दल है, 370 के पक्ष में जरा सा झुकती दिखती तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देती। इसलिए कांग्रेस ने बेहद कुशलता के साथ, चपलता के साथ खुद को उस चक्रव्यूह से अलग कर लिया। अब निपटे सुलझे उमर अब्दुल्ला और उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला। कांग्रेस ने कहा भाई हमारा लेना देना नहीं, हमें महाराष्ट्र का चुनाव देखना है, हमें झारखंड का चुनाव देखना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो केवल पूरा जम्मू कश्मीर भी नहीं, उनको तो केवल घाटी से मतलब है। लेकिन कांग्रेस को तो हर जगह चुनाव लड़ना है, और कांग्रेस इस बात को जानती है कि 370 का मुद्दा कितना इमोशनल मसला है देश के लिए। घाटी दूसरे ढंग से सोचती है, लेकिन शेष देश दूसरे ढंग से सोचता है। 370 हटनी चाहिए, ये मोटे तौर पर देश में एक राय थी, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस राय को अमली जामा पहना दिया, तो देश भर में उसकी ठीक ठाक प्रतिक्रिया भी हुई। अब इन्होंने जिन्न को जगा दिया उमर अब्दुल्ला साहब ने चुनाव जीतने के लिए। अब जिन्न जग गया है तो कुर्बानी मांगेगा, स्वाभाविक है। जिन्न को जगाना सरल है, उसको वश में रखना मुश्किल है। ये सियासी जिन्न जगा दिया उमर अब्दुल्ला ने 370 का। अब देखना होगा आने वाले वक्त में अपने बनाए हुए इस चक्रव्यूह से कैसे निपटते हैं उमर अब्दुल्ला, कैसे निकलते हैं उमर अब्दुल्ला। धन्यवाद।